दोस्तों एक न्यूज आया था कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को एक्वायर कर सकता है या करने वाला है। ये न्यूज कितनी सही थी, कितनी गलत थी और ये एक्वायर करने से किसको कितने फायदे होंगे, किसको कितने नुकसान होंगे। एज ए इन्वेस्टर क्या आपको ये एक्वायर होने के बाद या अगर एक्वायर नहीं होता है तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे केसेस में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे हम मार्केट के हर इंटरेस्टिंग न्यूज के ऊपर बहुत एक इंसाइटफुल वीडियोस लेके आते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस न्यूज के ऊपर। जो न्यूज आई थी आज से कुछ दिन पहले जहां पे बोला गया था कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को एक्वायर कर सकता है, और न्यूज में तो यह भी बोला गया था कि एक्वायर करने की बातें स्टार्ट हो गई हैं और फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन भी हुआ है। मतलब कि न्यूज में था जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद सेम डे पे ही इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स आके बोलते हैं कि ये जो सारी न्यूज मार्केट में चल रही हैं ये पूरे तरीके से बेसलेस है और उनका अभी तक ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक आके इंडसइंड बैंक को एक्वायर करे। लेकिन मान लो अगर एक्वायर हो जाता तो सबसे बड़ा फायदा किसको होता? अगर एक्वायर आने वाले टाइम में होता भी है तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो यहां पे हम छोटे से नंबर्स की अगर देखने की बात करें तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करूं तो इंडिया में कोटक महिंद्रा बैंक के 1500 ब्रांच है, इंडसइंड बैंक के 2000 से ज्यादा के ब्रांचेस हैं। अगर कोटक महिंद्रा बैंक मान लो इसको एक्वायर करती भी है तो ये स्पेकुलेशन है, जहां पे मैं प्योरली बोल रहा हूं, ये फैक्ट नहीं है कि इसको करेगी या नहीं करेगी। बट मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अगर इसको एक्वायर करती है तो फायदा कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो उनका रीच है पूरे इंडिया के अंदर वो 80 या 85% से बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम सारे बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हर बैंक दौड़ लगा रहा है कि रिटेल सेक्टर में कौन अपने लोन बुक को कैसे ग्रो कर सकता है। अगर मैं पिछले कुछ साल के नंबर की बात करता हूं या पिछले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ के नंबर्स की बात करता हूं, इंडसइंड बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 60% नीचे आया है, जो कि एक फैक्ट है। लेकिन अगर हम रिटेल साइड में ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक का रिटेल साइड में ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक से कहीं ना कहीं बेटर है, अगर हम नंबर्स और रीच की बात करते हैं तो यहां से समझ में आता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को सेंस करता है इसको एक्वायर करना, लेकिन सामने वाली कंपनी के प्रमोटर्स बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि ये जो सारे रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं ये मेलिशियस हैं और इनको पूरे तरीके से डिनाई करते हैं। तो मतलब कि यहां पे स्पेकुलेट करना कि ये होने के बाद क्या होगा तो पूरे तरीके से गलत होगा। यहां पे हम एक इंसाइटफुल डिस्कशन कर सकते हैं दोनों कंपनीज के नंबर्स को कंपेयर करके। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको एक्वायर होगा तो क्या होगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन अब हम डिटेल में बात करते हैं कि दोनों कंपनी के क्या क्या नंबर्स हैं, दोनों बैंक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आज के बैंकिंग सिनेरियोज की बात करता हूं तो बैड डेट का सबसे बुरा टाइम अभी चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि एनपीएस को लेके बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस है जो आ रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी ऐसी हियरिंग चल रही हैं जो आने वाले टाइम में बैंक्स को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे टाइम के बीच में ऐसे कौन से पैरामीटर हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में या इंडसइंड बैंक में, तो आपको वो डिटेल में देखने चाहिए। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का हाल के दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करके देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंट के क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया था। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर ये दोनों बैंक्स का मर्जर हो जाता है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। मतलब कि एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरे नंबर पे ये बैंक आएगा अगर एक्वायर होता है तो, जो कि यहाँ पे उनके प्रमोटर्स ने क्लियरली बोला है कि एक्वायर होने की जो पूरी न्यूज है वो मेलिशियस है और ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। तो उसके बारे में डिस्कशन में नहीं करूंगा, बट ये नंबर था जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों अगर मैं हाल के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं लाना चाहूंगा कासा रेशो को, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो आपको बताता है कि बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है जो सबसे कम कॉस्ट में बैंक को मिलता है। तो अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के कासा रेशो की बात करता हूं तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री का एक तरीके से प्राइवेट, अगर मैं टॉप 5-6 बैंक्स की बात करता हूं तो सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो कासा रेशो के टर्म्स में कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशो 57% का निकल के आता है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर।
अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तब इनका कासा रेशो 53% का हुआ करता था। मतलब कि बुरे टाइम के अंदर भी बैंक का कासा रेशो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। और यहां पे अगर मैं इसको बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करता हूं, मान लो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, जो कि टॉप बैंक्स हैं इंडिया के, उनके कंपैरिजन में इनका कासा रेशो बहुत अच्छा है और इसको अभी भी मेंटेन करके कोटक महिंद्रा बैंक ने रखा हुआ है। दोस्तों इसके बाद में बात करना चाहूंगा नेट इंटरेस्ट इनकम की, कि बैंक को इंटरेस्ट से कितनी इनकम मिली है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 3900 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया था। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तब कोटक महिंद्रा बैंक ने 3300 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया था। मतलब कि उसके कंपैरिजन में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। मतलब कि अगर बैंक को 3% पे पैसा मिलता है, आगे बैंक 6% में देता है, तो जो बीच का मार्जिन है वो कोटक महिंद्रा बैंक के केस में कितना है। तो दोस्तों अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करता हूं तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिसेंट के क्वार्टर में 4.52% के आसपास का निकल के आता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ, तब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट 4.6% के आसपास हुआ करता था। मतलब कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा सा नीचे आया है। दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 1700 करोड़ हुआ करता था, जो अभी करंटली इंप्रूव होके 2100 करोड़ हो गया है। मतलब कि उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है बैंक ने। लेकिन अब मैं चलता हूं उस पैरामीटर के ऊपर जो बैंकिंग इंडस्ट्री का मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के केस में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं तो इनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नीचे आया है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ सेम क्वार्टर में इनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.85% हुआ करता था, जो करंटली कम होके 0.65% हुआ है। मतलब कि नंबर काफी कम है और यहां पे नंबर कम भी हुआ है। मतलब कि इनकी एसेट क्वालिटी पिछले क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। दोस्तों यहां पे आपको एक चीज अच्छी लगी होगी कि इनका नेट एनपीए 0.85% से कम होके 0.65% हुआ है। तो क्या ये रियल पिक्चर है? तो जैसे कि मैंने आपको यस बैंक के केस में बताया था, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जहां पे उन्होंने बोला था कि बैंक्स के लिए 90 डेज वाली विंडो में कुछ लोन्स को अगर वो एनपीए में रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते तो उनको नहीं रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। जिसके चलते मैंने ये भी बोला था कि आने वाले क्वार्टर में एनपीएस बढ़ सकते हैं बैंक के, क्योंकि उनको आगे जाके कभी ना कभी तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वाला इंपैक्ट यहां से निकाल दें तो इनका जो नेट एनपीए है वो 0.64% की जगह 0.70% होता। मतलब कि वो एनपीए का इंपैक्ट यहां पे कम कर दिया गया है, जो आगे जाके रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसके बारे में मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको नेट एनपीए के बारे में तो पता चल गया। अब आप जानना चाहेंगे कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए कितना है, मतलब कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना है। तो अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करता हूं तो इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2.32% हुआ करता था, जो करंटली बढ़ के 2.5% पे चला गया है। मतलब कि इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, नेट एनपीए कम हुआ है, जिसका सिंपल सा रीजन है कि इन्होंने प्रोविजनिंग ज्यादा किया है। मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था उनमें से जो इनको लग रहा था कि वापस नहीं आएगा, इन्होंने एज ए लॉस की फॉर्म में उसको बुक कर लिया है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ताकि इनका नेट एनपीए इन लाइन रहे। चलिए दोस्तों इसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत इंसाइटफुल चीज के बारे में बताता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के केस में जो भी इन्होंने अपना लोन या एडवांसेस दिए हुए हैं वो कौन से सेक्टर में कितने दिए हैं, जो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि उसमें से जो पैसा नहीं आएगा वो बैंक के लिए एनपीए होता है। तो आपके लिए ये समझना कि बैंक ने पैसा कहां पे लैंड किया है और वहां पे उसका डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया है, जो आपको बताता है कि जो बैंक का एसेट है 2,18,000 करोड़ के, उसका ब्रेकअप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका 26% का शेयर है। इसके बाद इनका सबसे बड़ा शेयर होम लोन के केस में है, जहां पे इनका 22% का शेयर है, और वहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वो लोन बैक्ड होता है एक एसेट के साथ। तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है, मतलब कि बैंक रिटेल में घुसना चाहती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के केस में इनका 10% है, और वहां पे इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैक्टर फाइनेंस और इसके अलावा बाकी भी आप सारी चीजें देख सकते हैं, जहां पे बैंक ने अपना लोन बुक दिया हुआ है, मतलब कि जहां पे पैसा लेंड किया हुआ है।
तो दोस्तों कोटक महिंद्रा शेयर का एनालिसिस यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है उसके अंदर और भी बहुत बिजनेस है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर की वैल्यू डिराइव होती है उसके बिजनेस से, और उसकी बिजनेस के अंदर कितने और बिजनेस है वो डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू को, जिससे उसका शेयर प्राइस की वैल्यू डिराइव होती है। तो यहां पे अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करता हूं तो इनके बैंकिंग के साथ साथ एएमसी का बिजनेस है, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, और इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज भी इसका बैंकिंग का एक पार्ट है। तो उनके रिजल्ट को भी थोड़ा डिटेल से देख लें, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था आज उसको डिस्कस करना, क्योंकि अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसके बिजनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहां से इनका कितना रेवेन्यू निकल के आता है, आने वाले टाइम में उनका वहां पे मार्जिन कितना होगा, और कितना ग्रोथ ये बैंक या ये शेयर वहां से एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सब डिस्कस करने के बाद, एनालाइज करने के बाद में ही आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें वहां पे। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इंडसइंड बैंक के बारे में, ताकि आपको मैं वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट था वो अच्छे तरीके से समझा सकूं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था। इंडसइंड बैंक की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़ का है। इसका रीच काफी अच्छा है, इनका एटीएम ब्रांचेस काफी अच्छे तरीके से इंडिया के अंदर फैला हुआ है। तो यहां पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़ का है। लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है कि इन्होंने पिछले एक साल के अंदर अपना 50% से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया है। मतलब कि इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आया था पिछले कुछ टाइम के अंदर। यहां पे अगर हम इनके रेवेन्यूज की बात करते हैं तो लगातार इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, अपना एक अच्छा रेवेन्यू बना के दिया, मतलब टॉप लाइन इनकी बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं नेट एनपीए की बात करता हूं तो जून क्वार्टर के अंदर इंडसइंड बैंक का नेट एनपीए 0.81% के आसपास का था, और इनका ग्रोस एनपीए 2.5% के आसपास का था। मतलब कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में इनका एनपीए इतने ज्यादा भी बुरे नहीं है अगर हम बाकी बैंक्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो, बल्कि काफी इन लाइन है इनके एनपीएस अगर हम बाकी बैंक के साथ थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से कंपैरिजन करें तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहां पे मैं आपको समझाना चाहता था दोनों बैंक्स के बारे में, और मैं आपको ये नहीं बताना चाहता था कि आप एक न्यूज के बेस पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। मैं आपको यही समझाना चाहता था कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका एक रिसर्च के साथ बैक्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बैक्ड होना चाहिए, और आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये ऐसे न्यूज मार्केट में आते रहते हैं, पहले भी बहुत बार आए थे, आने वाले टाइम में और भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फोकस शिफ्ट मत करें, आप एक अच्छी कंपनी चूज करें। तो ये जो सारी न्यूज होती हैं ये बहुत बार कई बार सही भी होती है और बहुत बार गलत भी होती हैं। जैसे इस केस में इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ने क्लियरली आके बोला था कि ये बेसलेस है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसके बेस पे भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। ये न्यूज आपके लिए एक इनपुट हो सकता है रिसर्च के लिए, लेकिन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती जिसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमसे हमारे व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सुभाजीत ने, वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एनएससी और बीएससी पे मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग अलग क्यों होता है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। जैसे कि आपको पता है कि एनएससी और बीएससी दो अलग अलग एक्सचेंज है जहां पे प्राइस के अंदर थोड़ा सा डेल्टा हो सकता है। मान लो एनएससी के ऊपर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है और बीएससी के ऊपर उसका शेयर प्राइस 9.80 रुपीज है, मतलब कि 20 पैसे का डेल्टा है। तो एक जगह पे मान लो अगर उसके 100 शेयर्स हैं उस कंपनी के तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 होगा, और दूसरी जगह पे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 980 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग क्यों होता है। तो नॉर्मली डेल्टा बहुत कम होता है दोनों के अंदर शेयर प्राइस का, लेकिन अगर थोड़ा सा डेल्टा होगा तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अलग हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो जितना ज्यादा मार्केट प्राइस उतना ज्यादा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की जो हमसे मुरलीधर ने पूछा है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा इंट्राडे का जो प्रॉफिट होता है वो मेरे वॉलेट में क्यों नहीं दिखता। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि रिसेंट के टाइम में एक रेगुलेशन आया था ट्रेडिंग को लेके कि हर ब्रोकर को एक अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों जो भी आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमाते हैं वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसका सेटलमेंट 2 दिन के बाद होता है। तो प्रैक्टिकली वो पैसा आपके अकाउंट में 2 दिन के बाद आता है जब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ग्रो के केस में अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट कमाते हैं तो सेम डे आप उस प्रॉफिट को आगे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका वो पैसा आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा जिसको आप आगे वाले इन्वेस्टमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी और बहुत सिंपल तरीके से आपको मिला होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आप एंड करता हूं आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करें ताकि सबके तक एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। अगर आपने ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।